नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे आपके साथ आरओ एरो 2023 का जो मेंस का पेपर है 2 फरवरी 2026 मतलब आज के दिन जो कंप्लीट हो चुका है। ये मेंस का पेपर है दोस्तों आपका, जो 2 फरवरी 2026 को हुआ है। इसी की आंसर की है जिसकी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये बेहतरीन आंसर की है दोस्तों, जिसके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से डिस्कस करेंगे और आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखें वीडियो और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जैसा कि पेपर आपको पता ही आता है, उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे इस आंसर की में दोस्तों। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट पेपर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी कह सकते हैं इस पेपर को। पेपर अच्छा है, लोगों ने मेहनत की और आई होप कि आप लोग सब सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों। चलिए बात करते हैं आंसर की जो यूपीपीसीएस आरओ का मेंस 2023 का ये पेपर है दोस्तों। चलिए जीएस का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि बलबन के काल के संदर्भ में, यानी कि जो बलबन का टाइम था, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार है? पहला है आपका जो स्टेटमेंट कि दीवाने अर्ज ये एक पृथक विभाग बनाया था, इसकी स्थापना बलबन के काल में हुई। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा देखेंगे, उसने सैन्य सुधार के तहत सैनिकों को पूरा वेतन नगद में, यानी कि पूरा वेतन कैश में देने की शुरुआत की थी। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि नगद में वेतन देने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ना कि बलबन ने। तो सेकंड गलत होने की वजह से, पहला सही होने की वजह से आंसर हो गया डी। आंसर है इसमें डी, केवल एक आंसर है दोस्तों इसका, क्योंकि आपने देखा होगा कि दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसे बलबन ने बहुत ज्यादा, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, इसने मजबूत किया, बहुत तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, क्योंकि बलबन ने सेना को सीधे सुल्तान जो राजा होता था उस किंग के नियंत्रण में लाने का पूरा प्रयास किया था दोस्तों। ठीक है, और सैनिकों को पूरा वेतन यानी नगद वेतन कैश में देने का जो स्वर्ण सुधार है वो किसने किया? वो दोस्तों एकता सिस्टम के तहत होता था, और वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, उसने डायरेक्ट कैश पेमेंट देना शुरू किया था। दूसरा, भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों ये है एराबत पीएसएआई। एराबत पीएसएआई, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। वही बात करेंगे अरोरा की, जो अरोरा है, और एक और समझो, जो एराबत पीएसआई है दोस्तों, ये नेशनल सुपर कंडक्टर जो मिशन हो रहा है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एराबत सबसे तेज कंप्यूटर है उसका, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। इसको दोस्तों सी डैक पुणे में इंस्टॉल किया गया है। इसका यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिस्ट और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इसका काम है। गॉट पॉइंट। एरोरा की बात करेंगे, ये एक यूएसए का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। वहीं फ्रंटियर दोस्तों वर्ल्ड का फास्टेस्ट, ये भी यूएसए का है, ये भी अमेरिका का है। फ्रंटियर ये भी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट है, भारत का नहीं, वर्ल्ड का फ्रंटियर। एल कैपिटन की बात करेंगे, ये भी दोस्तों यूएसए का है। एल कैपिटन यूएसए का है। एराबत जो है सिर्फ इंडिया का है, बाकी के तीनों यूएसए यानी कि अमेरिका के क्या है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर यानी कि फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया? तो ये था उल्लास। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है दोस्तों, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंत तक, यानी कि जो सबसे पहले बना और सबसे जो लास्ट में बनाया उस पर विचार करना है। नंबर 1 है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, नंबर 2 है लैंड होल्डर सोसाइटी, नंबर 3 है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, नंबर 4 है इंडिया लीग। कौन सी है? इंडिया लीग दोस्तों। इनमें से आपको बताना, सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि इंडिया लीग की बात करेंगे, इंडिया लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई। कब हुई? 1875 में हुई थी इंडिया लीग की स्थापना। गॉट माय पॉइंट। तो इंडिया लीग दोस्तों 1875 में, इसकी स्थापना 1875 में हुई। और किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। याद रखना, शिशिर कुमार घोष जी ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। इसकी उद्देश्य था कि राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद का प्रसार, ये सारी चीजें इंडिया लीग का पॉइंट था। वैसे अगर इस तरीके से देखेंगे तो इन सब में इंडिया लीग ही सबसे लास्ट में, चौथा जिसमें है वही आंसर है, तो यानी कि बी इज योर आंसर। 1 2 3 4। लेकिन देखते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे दोस्तों। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये 1843 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना जॉर्ज थॉमसन तो एक अंग्रेज थे, जॉर्ज थॉमसन, इन्होंने किया था। इनका काम था कि भाई भारत में प्रशासनिक सुधार होने चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भारतीय मुद्दे पहुंचने चाहिए, इसलिए जॉर्ज थॉमसन ने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की
स्थापना की। नेक्स्ट बात करेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना की द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। और ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो है जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1843 के साथ अक्सर इसको क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको याद रखना। तो ये होगी 1838 दोस्तों। वहीं बंग भाषा प्रकाश का सभा की बात करेंगे। बंग भाषा प्रकाश का सभा की बात करेंगे तो इसको 1836 में 1836 में बंग भाषा प्रकाश का सभा को 1836 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि बंगाल भाषा का विकास हो, प्रेस, एजुकेशन यानी कि शिक्षा और प्रारंभिक सांस्कृतिक भाषाई संगठन बनने चाहिए, ये विचार था। तो पहली हो गई 1836, ये हो गई लैंड होल्डर्स 1838, ये हो गई 1843 और इंडियन लिंक 1875। तो आंसर इज बी, 1 2 3 4 इज राइट आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में दोस्तों, मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम लीजिए। देखो जिन्होंने किया है बिल्कुल सही किया, तो आंसर यहाँ पर बी है। आपका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 126, ठीक है। 9 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 70, ये वाला भिन्न, उसके बाद आएगा 72 और ये आ जाएगा 63, फिर आपको लगा देना है। तो ये हो गया 4/7, ये आंसर इज बी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। ट्रांस फैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट में नहीं फंसना है, कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है। ये पूछना है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांस फैट। ट्रांस फैट के बारे में कौन सा कथन करेक्ट नहीं है। गॉट माय पॉइंट। जो ट्रांस फैट है उसके बारे में सत्य नहीं है, वो है डी, ये बस ये। यह प्रकार 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है, ऐसा नहीं है। देखिए ये पहला सही है। ये HDL जो कोलेस्ट्रॉल है, इनकी ये हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इट लोअर द HDL, जो हमारा HDL है गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हृदय की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है जो ट्रांस फैट है। और ये LDL कोलेस्ट्रॉल यानी जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये तीनों सही है, डी वाला रॉन्ग है दोस्तों। गॉट पॉइंट। आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2018। तो ये 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का कार्य नहीं है। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडल के चुनाव करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव की देखरेख करता है, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं कराता। तो डी आंसर है। आंसर इज डी। ये ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट नहीं कराता। ये तीनों इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में है दोस्तों। 9 की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये कह रहे हैं कि भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी है किस जिले की है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें यह गाजियाबाद। गाजियाबाद की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है दोस्तों। पॉइंट देखो मैं डेंसिटी बता देता हूँ। गाजियाबाद की जो डेंसिटी है पर्सन पर किलोमीटर दोस्तों वो है 3971। याद रखना। लखनऊ की डेंसिटी की बात करेंगे तो ये 1816 पर्सन पर किलोमीटर है। कानपुर नगर की अगर बात करेंगे आप तो 1452 पर्सन पर किलोमीटर है, पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब वही है। वाराणसी की बात करेंगे तो 2395 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। ये डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर में, याद रखना। तो यहाँ सबसे ज्यादा किसकी? गाजियाबाद की। नंबर 2 पर है वाराणसी की, नंबर 3 पर है आपके लखनऊ और नंबर 4 पर है कानपुर नगर। अगर ये क्रोनोलॉजी में भी आता है इन फ्यूचर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। महाजनपद है और ये राजधानी है। कह रहे हैं कूट 1 को 2 से मिलाना है। कूट 1 को 2 से मिलाना है। जैसे बात करें कम्बोज की राजधानी थी दोस्तों राजपुर यानी कि हटक, ठीक है। ए पर 3 है, जहां पर 3 है उसको रख लो, बाकी एलिमिनेट कर दो। आंसर इज ए आ गया। बाकी का वत्स की बात करेंगे तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ये हो गया 4। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ जो आपका कुरु था, और मत्स्य की थी विराटनगर दोस्तों। आंसर इज 3 4 2 1 इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 10। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मतलब है मॉडरेटर के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के लिए कौन सा इनमें से काम नहीं करता, प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? ग्रेफाइट का यूज होता है, D2 होता है, H2O भी होता है, Al2O3 का यूज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो Al2O3 जो है मॉडरेटर नहीं है दोस्तों। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर दोस्तों जो न्यूट्रॉन्स की फास्ट मूविंग जो रिएक्शन होती है उसको स्लो डाउन करता है, उसकी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसको स्लो डाउन करता है, उसे कहते हैं मॉडरेटर। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 क्या कह रहा है? सॉरी 12 पे। ये कह रहा है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इनको मैच करना है, ग्रंथि और इनका स्थान। जो अधिवृक्क यानी एड्रिनल होती है दोस्तों, एड्रिनल जो अधिवृक्क है, अधिवृक्क से कहते हैं क्या होता है? किडनी।
ये होती है लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, से होता है एड्रेनल अधिवृक्क। इस पे हो गया 2, किडनी पे हो गया 2, तो वेयर इज 2, ये इसमें 2 है, तो ये आंसर हो गया और कहीं है भी नहीं। 2 1 4 3, ये थायराइड हो गया, एक गर्दन का ये थायराइड होता है। उसके बाद 4 यानी पिट्यूटरी हो गया, मस्तिष्क का आधार। हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, थैलेमस के नीचे, तो 2 1 4 3, आंसर इज बी, आंसर इज बी, 12 का आंसर इज बी, 2 1 4 3। 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट प्रदूषण से। एक और बात बताऊंगा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं अगर आपने सही से किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं। आपने अगर यूपीपीसीएस के घटना चक्र की वीडियो की है या फिर घटना चक्र से पढ़ा है, घटना चक्र ही पढ़ लिया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे दोस्तों, मैं दावा कर रहा हूँ। चाहे वो आपने एक भी क्वेश्चन, आप अब तक तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे बाहर आया हो। बटा पॉइंट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, लौटते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण से होता है, ये सुमेलित है। मिनी माता रोग मरकरी से होता है, ये भी सुमेलित है। बट इटाई रोग दोस्तों किससे, आर्सेनिक प्रदूषण से नहीं होता है। नॉकनी सिंड्रोम ये फ्लोराइड प्रदूषण से होता है, ये भी सही है, तो आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर की इटाई रोग आर्सेनिक प्रदूषण से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 1947 में भारत के राज्य सचिव, जो राज्य सचिव होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। ये बात 1947 में किसने बोला था दोस्तों, बेसिस ऑफ द डोमिनियन स्टेटस दोस्तों, वीपी मेनन जो सेक्रेटरी थे उसके, या लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों ही थे, वीपी मेनन या लॉर्ड माउंटबेटन। आप 50-50 पे आ चुके हैं, बताइए आंसर, जल्दी बताइए कौन सा आंसर है। आंसर है यहाँ पर वीपी मेनन, याद रखना वीपी मेनन आंसर है। आपने अगर एक वेब सीरीज नहीं देखी हो जो आई है फ्रंटियर, कुछ मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बहुत अच्छी वेब सीरीज है वो, तो ये इसी पे डोमिनियन स्टेटस और इंडिया का जो पावर ट्रांसफर हुआ था उसी के ऊपर है, ठीक है। मुझे एक जल्द याद नहीं आ रही है, चलिए, तो ये उसी के ऊपर है। तो ये थे वीपी मेनन। वीपी मेनन दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे वीपी मेनन 1947 में। इन्होंने प्लान प्रपोज किया कि भैया जो डोमिनियन स्टेट्स है उनके लिए 2 सेपरेट स्टेट तैयार कर दो, और बाकी का काम माउंटबेटन ने किया। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर आओ 15 पे, क्या है 15, नदियां हैं दोस्तों, नदियों को मैच करना है उनके उत्पत्ति स्थल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। बताइए महानदी कहां से निकलती है। महानदी दोस्तों स्याबा से निकलती है। स्याबा बोले तो जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से, ए पर जहां 4 है उसको हटा लो, बाकी का एलिमिनेट कर दो। आंसर इज डी, 4 1 2 3। देखिए एक ही क्वेश्चन से सारे आंसर्स एलिमिनेट हो रहे हैं। चलिए महानदी की बात करेंगे। कावेरी, कावेरी जो हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, ये कोडेगू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, कोडेगू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। वहीं कृष्णा की बात करेंगे, कृष्णा दोस्तों महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और गोदावरी नासिक, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। तो आंसर 4 1 2 3 इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना चाहिए था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है। आपने अगर करंट पढ़ा है तो आपको आंसर देना चाहिए, बताइए जल्दी। तो आंसर है यहाँ पर बिहार, इंपोर्टेंट आंसर है बिहार। तो 7th एडिशन हुआ दोस्तों, याद रखना 7th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो हुए, इनका 7th एडिशन था 2025 में। कहां पर हुआ, ये हुआ बिहार में दोस्तों, ऑडिट बिहार में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें दोस्तों, पहला क्या है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी मौलिक अधिकार इज द जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इनको निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा है ये पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, दे आर एब्सोल्यूट, नो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी अमेंडेड, नो इन्हें भाई संशोधित किया जा सकता है। आंसर 3 और 4 रॉन्ग हो गए। पूछना कौन से कथन सही है, तो आंसर इज 1 और 2, 1 और 2 इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे, शासक राजवंश और उनकी राजधानी इससे रिलेटेड है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है, देखो एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं रूलिंग डायनेस्टी एंड उनकी कैपिटल्स पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों जो पल्लव है, पल्लवों की राजधानी थी दोस्तों कांची, जिसे आजकल कांचीपुरम बोलते हैं। तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, इसको कांचीपुरम भी बोला जाता है। ये सेंटर था पल्लवा पावर थी उसका दोस्तों, ठीक है।
और द्रविड़ियन जो द्रविड़ है, मतलब इसको द्रविड़ियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। जैसे द्रविड़ियन होगा, मथुरा हो गया, मथुरा आर्किटेक्ट, मुगल आर्किटेक्ट हो गया, तो ये द्रविड़ आर्किटेक्ट का, नागर शैली होगी, नागर आर्किटेक्ट हो गया, तो ये द्रविड़ आर्किटेक्ट का एक सेंटर था। तो ये हो गया ए पर 2, ए पर 2 है, उनको एलिमिनेट कर लो, बाकी के एलिमिनेट कर दो, तो ये बचे आपके पास ए और डी। आप 50-50 पर, ए और सी 50-50 पर आगे। दूसरी बात करेंगे पांड्याज, पांड्या की राजधानी थी मदुरा दोस्तों, मदुरई, तो आंसर हो गया 3, तो ये दोनों हो गए, ये भी अभी ठीक है, ये भी हो गया, ये भी ए है, नहीं ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया ए, इज राइट आंसर। यादवों की है आपकी देवगिरी और काकतीय की हो गई वारंगल, आंसर इज ए, इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए मासिक नहीं दोस्तों, 1 लाख रुपए पर ईयर था, तो आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी आर्टिकल 19 में 6 तरह की बातें हैं, 6 तरीके की फ्रीडम की बात की है, यानी कि जो 6 तरह की असेंबली वगैरह से लेकर, घूमने से लेकर, मूवमेंट से, रेजिडेंस से लेकर 6 तरीके की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो क्या है, भारत में सीमा में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, संघ या संगठन बनाने की, बिना अस्त्र शस्त्र के शांति से सभा करने की, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता किसी धर्म को नहीं, ये आर्टिकल 25 में है, ये आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 19 में नहीं है, आंसर इज डी दोस्तों, 21 पाएंगे। कथन और कांड की बात करेंगे, पूर्वी तट पर पत्तनों एवं बंदरगाहों की संख्या कम है, ये बात सही है। जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, दे हैव द लेस नंबर ऑफ द पोर्ट्स एंड हार्बर दोस्तों। दूसरा, पूर्वी तट उन्मज्जी तट का एक उदाहरण है, यानी ईस्टर्न कोस्ट इज द इमर्जेंट एग्जांपल ऑफ द इमर्जेंट कोस्ट। आंसर कह रहे हैं, कौन सा आंसर है दोस्तों, कौन सा आंसर है बताइए जल्दी। कथन और कांड का क्वेश्चन है, ये बात सही है, ये जो एग्जांपल है इमर्जेंट कोस्ट का, तो आर भी सही है, कथन ए भी सही है, तो आंसर हो गया डी, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्रेशन कर रहा है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। देखो समझते हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इंडिया का दोस्तों, दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली, दे हैव द लोअर नंबर ऑफ नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर, तो वहां पर बहुत कम बंदरगाह है, बिकॉज जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इमर्जेंट कोस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि दोस्तों है क्या, वहां पर जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, उसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ बड़ा है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो ईस्टर्न साइड है वो वाइड है दोस्तों, जिससे वाटर क्या है, वाटर इज शैलो नियर द शोर, किनारे के क्या है वो वाटर जो है उतला है, इससे लार्ज शिप वहां पर डॉक नहीं कर सकते, लार्ज शिप कैन नॉट डॉक इजिली ऑन ईस्टर्न कोस्ट दोस्तों। सो आंसर इज ए, सॉरी आर, आर भी सही है, आंसर इज सी, डी, डी इज द राइट आंसर। 21 पाएंगे। आजाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला गया था दोस्तों, कौन से 3 अधिकारी थे जिन पर मुकदमा चला था, गॉट माय पॉइंट। चलो देखते हैं उनका, क्वेश्चन नंबर 22, लाल किले में आजाद हिंद फौज की बात करेंगे। तो ये 3 जो अधिकारी थे वो थे प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों दोस्तों, ये तीनों पर क्या है, लाल किले में मुकदमा चला था, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से, जो 1945 में था, याद रखना 1943 में चला है, 1945 में, ये उस नाम से जाना जाता है, याद रखना, या आईएनए डिफेंस कमेटी के ठीक है मेंबर थे दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, क्या है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान की बात हो रही है, केंद्रीय हिमालय संस्कृति अध्ययन संस्थान की बात हो रही है, और चौथा है दोस्तों यह है तिब्बत हाउस, तिब्बत हाउस की बात हो रही है। इनको मैच करना है आपको कि भाई एक सूची 1 को सूची 2 के साथ कौन सा है, बताइए जल्दी आंसर, कि भाई केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहां पर है, इसकी चर्चा करनी है आपको। सिंपल कहानी है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है वो लेह में, याद रखना, तो केंद्रीय बौद्ध संस्थान कहां पर है, लेह में, तो एक कहां पर है, एक यहीं पर, तो आंसर इज 1 2 3 4, केंद्रीय उच्च तिब्बत अध्ययन संस्थान सारनाथ, केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान दाहोंग, और तिब्बत हाउस है नई दिल्ली में दोस्तों। आंसर इज 1 2 3 4 इज राइट रिगार्डिंग दिस, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा दोस्तों, तो ये था महाराष्ट्र, कौन था, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को विरासत स्थलों और बुनियादी ढांचे के विकास और सौंदर्यीकरण है उसके लिए हृदय योजना के अंतर्गत चुना गया है, यह वाराणसी और मथुरा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका है, यह है कॉपर, जिंक और निकल का, बी इज द राइट आंसर, यानी कि कॉपर है, निकल और जिंक का ये एक मिश्र एलॉय है दोस्तों, याद रखना, जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, तांबा, निकल और जस्ता की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक वर्षा का दूसरा नाम है, ये बात कर रहे हैं रिलीफ रेनफॉल की दोस्तों, ये है पर्वतीय वर्षा, यानी कि ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, मटर है, गेहूं, चना, अरहर,
ये कैजनस, साइसर, पाइसम और ट्रिटिकम की बात हो रही है। तो गेहूं जो होता है वो होता है ट्रिटिकम। बी पर आ गया 4, बी पर 4 हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ देखेंगे भाई बी पर 4 सिर्फ इसी में, आंसर इज सी। 3 4 2 1 इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। गेहूं हो गया ट्रिटिकम और मटर हो गया आपका पाइसम दोस्तों, मटर हो गया पाइसम। तो आंसर आ गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। यदि ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 है, ए की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यू का मान कितना होगा? आपको ये वाला मान फाइंड आउट करना है। देखो बताते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। बताइए आप जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए मैं सिंपल करता हूँ थोड़ा आपका। ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, देखो इसको डिवाइड करते हैं। ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए कर दें इसको, तो ये आ गया ए माइनस 1 अपॉन ए। अब इसको 2 लिख सकते हैं, हमने सिर्फ डिवाइड किया यार, इक्वल टू 2। ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू आ गया 2। गॉट पॉइंट। अब पूछ रहा है भाई आपको ये वाला मान क्या? ए की पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए की पावर क्यू पूछ रहा है, इसका मान बताना है आपको। देखो सिंपल कहानी है, हम इसको भी ऐसे कर दें, A3 माइनस 1 अपॉन A3 कर दें यूजिंग द कैलकुलेट करने के लिए। अब भाई इसको हम लिख दें A माइनस 1 अपॉन ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, की पावर Q इज इक्वल टू ए की पावर, यहां लिखता हूं मैं इसको, ए की पावर Q माइनस, आप खोल रहे हैं उसको, 1 अपॉन ए क्यू हो गया, माइनस के 3a माइनस 1 अपॉन ए, वी गेट दैट। आपने पता ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप मान पुट कर दो, ए की पावर क्यू वगैरह की मान पुट कर दो, ये इसकी वैल्यू है। ए माइनस 1 अपॉन ए कितना आया था? 2, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, फिर ए क्यू हो गया माइनस 1 अपॉन ए क्यू हो गया, और माइनस के ये इक्वल नहीं है, ये माइनस, ये हटाओ 1 मिनट, ये माइनस है दोस्तों, -3 और इसकी वैल्यू कितनी थी? 2, तो ये हो गया 6। ये कितना आ गया? ए की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू, ये आ गया 8 था इधर, ये था माइनस के 6, ये माइनस वाला 6 ही, ठीक है, इंटू 2, इसकी वैल्यू थी 2, तो ये इधर पहुंच जाएगा, माइनस का 6 तो 14 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 14। आंसर इज 14। आई होप सो आपको समझ आया होगा पूरी कहानी, ठीक है। ये आंसर आ गया 14, ठीक है, 29 का आ गया 14। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 क्या है? 30 पे आएंगे दोस्तों, ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में आपको बताना है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में बताना है। पहला है ई नाम 2016 में लॉन्च किया गया, इसमें कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी मंडियों को एकीकरण करने की सुविधा प्रदान की गई, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज हैं उनको इंटीग्रेट करने की बात कही। कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आंसर इज बोथ, बोथ इज द राइट आंसर। देखिए समझिए, ई नाम को दोस्तों 14 अप्रैल 2016 को मोदी जी ने लॉन्च किया था। 14 अप्रैल 2016 को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया इनाम को, ठीक है। इसका सिंपल काम था कि भाई इसको पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करना, जो पोर्टल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेडिंग करना, वन नेशन वन मार्केट को क्रिएट करना, ये इसका काम था दोस्तों, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया? बी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे एंटी पायरेटिक का प्रयोग होता है। एंटी पायरेटिक, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, ये भी शायद कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। एंटी पायरेटिक का प्रयोग होता है, इसकी चर्चा करेंगे, क्या होता है एंटी पायरेटिक। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। एंटी पायरेटिक जो है वैसे तो ज्वर कम करने का यानी कि रिड्यूस फीवर करने का काम होता है, जो बुखार है उसको कम करने के लिए एंटी पायरेटिक का मेन यूज किया जाता है दोस्तों। कई बार होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिससे बोलते हैं हम पायरोजीन्स, वो रिलीज करता है, जो ब्रेन को हाइपोथैलेमस, जो बॉडी का थर्मोस्टेट है, उसको टेम्परेचर बढ़ाने का सिग्नल देते हैं। एंटी पायरेटिक्स जो होते हैं इसी प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं। लेकिन एक और चीज समझो, ये दर्द निवारक में भी काम होता है। तो यहाँ पर आंसर बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। अभी आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो क्या आंसर रखने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कौन सा कंट्री है जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है दोस्तों, तो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो मैं ऐसे बनाता हूँ एक मैप, ये बीच में यूक्रेन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया आपका, साउथ हो गया। देखिए रसिया जो है नॉर्थ और ईस्ट में, ये रसिया है यूक्रेन की, और नॉर्थ में क्या यहाँ पर है बेलारूस, समझ रहे हैं। वेस्ट में है पोलैंड, में सारे बता दूंगा, पोलैंड है, वेस्ट में पोलैंड हो गया, और पोलैंड के साथ ही वेस्ट में है स्लोवाकिया और हंगरी। पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया और हंगरी हो गया। रोमानिया पड़ेगा यहाँ साउथ वेस्ट एंड साउथ में, यहाँ इधर रोमानिया, ये रोमानिया पड़ेगा, और मालडोवा पड़ेगा एग्जैक्ट साउथ में, यहाँ मालडोवा। इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो यूक्रेन के साथ सीमा नहीं बनाता? देखो रोमानिया बना रहा है, बेलारूस बना रहा है, और स्लोवाकिया बना रहा है। यस ये वेस्ट में पड़ता है, स्लोवाकिया बनाता है, लेकिन लिथुआनिया इसके साथ सीमा नहीं बनाता, लिथुआनिया इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आंसर इज लिथुआनिया। एक और समझो, एक और बात समझो, अगर बात करें बल्गारिया, चेक रिपब्लिक
एंड लिथुआनिया एंड लाटविया, ये क्या है, ये बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। एक बार समझ लो। फिर आते हैं क्वेश्चन, बल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया, और ये लाटविया, ये दोस्तों यूक्रेन के साथ बिल्कुल भी सीमा साझा नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, मतलब आपको पूछना है ये ईस्ट ये वेस्ट, सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है। महादेव, रामगढ़, गड़जात और सतमाला, ये सारी पहाड़ियां कहाँ की हैं दोस्तों, ये सारी पहाड़ियां किसकी हैं, विंध्य पर्वत यानी कि सतपुड़ा रेंज की सारी पहाड़ियां, मोस्टली सतपुड़ा रेंज में है सारी पहाड़ियां। अभी कहना बेस्ट यानी पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सी है दोस्तों, सबसे पश्चिम में इनमें से कौन सी पहाड़ी पड़ती है। गॉट इट। तो दोस्तों महादेव पहाड़ी की बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे महादेव। तो जो महादेव पहाड़ियां दोस्तों वो कहाँ पर है, ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है मैंने बताया, और ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में सेंट्रल में पड़ती है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गड़जात पहाड़ी की। जो गड़जात पहाड़ियां हैं ये मैंने बताया उड़ीसा में है, और ये ईस्ट में है। कहाँ पर, ईस्ट में, ये होगी सेंट्रल में, ये ईस्ट में होगी उड़ीसा वाली। फिर आएंगे रामगढ़ पहाड़ियों में। जो रामगढ़ हिल्स है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले इलाके में सिचुएटेड है, ये ईस्ट और सेंट्रल वाले इलाके में है। सतमाला रेंज की बात करेंगे, जो सतमाला हिल्स है ये दोस्तों कहां पर है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। वेयर इज नासिक, नासिक महाराष्ट्र में है, और ये सबसे वेस्ट पहाड़ी है। सतमाला हिल्स इज वेस्ट पहाड़ी हमारी है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है। दिस इज अर्बनाइज स्टेट है दोस्तों, दैट इज गोवा। गोवा सबसे ज्यादा अर्बनाइज है इनमें से। जो गोवा का अर्बनाइजेशन है वो परसेंटेज के हिसाब से करीब 62.17% इज लिविंग एरियाज, जो अर्बन एरियाज में। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। ए ओ बी, ये क्या है, एक व्यास डायमीटर है दोस्तों। ठीक है। और ये ए सी बी सी के बराबर है। तो कहना भाई सी ए बी, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ये 290 डिग्री होगा, ये एंगल 90 होगा। सी वाला ए सी बी ये 45, ये भी 45, दोनों 45 होंगे। आंसर इज ए। अब कैसे होगा, ये एक प्रमेय है, आपने पढ़ा होगा कि भाई ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी एक भुजा बराबर है, और एंगल जो सी ए बी है वो बराबर है एंगल सी, ये मतलब सी ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला सी बी ए के, ये एंगल है। तो आपने देखा होगा यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, यानी कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल, ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 प्लस सॉरी 2 इंटू ये सी ए बी और सी ए बी हो गया 2 इंटू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो एंगल सी ए बी कितना आ गया 40, ये 90, 45 डिग्री। तो ये आंसर 45 हो गया। इस तरीके से आंसर आपका 45 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई 36। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें मोनोजाइट खनिज से थोरियम संसाधन प्राप्त होते हैं। थोरियम जो रिसोर्स है वो निकाला जाता है, सिंपल है, केरला। केरला का जो तट है एक कोस्टल एरिया है, वहां पर थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये थोरियम दोस्तों क्या है, एक बात बताइए, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है दोस्तों। गॉट इट। 37। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, दैट इज थारू। कहां है, थारू। डी इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा है दोस्तों आंसर, कौन सा आंसर की नगरीय जनसंख्या के हिसाब से आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की सेंसस 2011 की बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली इज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज अमंग यूनियन टेरिटरी, कितना 97.5%। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 97.25, ये चंडीगढ़ नंबर 2 पर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इज ए। नेक्स्ट है 39। 39 पे क्या है, 39 पे चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में किस कच्चे माल के कारण विकसित हुआ दोस्तों, क्योंकि वहां पर सिलिका सैंड, सिलिका रेत पाया जाता है। आंसर इज डी, सिलिका सैंड पाया जाता है, जिससे फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती हैं। ग्लास सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। प्लेटिनम कार्ड स्कीम, आयुष्मान भारत, सिल्वर कार्ड या गोल्ड कार्ड योजना, यानी कि कह रहे हैं सरकारी सहायता पाने के लिए ये की है गोल्ड कार्ड स्कीम दोस्तों। गोल्ड कार्ड स्कीम, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने गोल्ड कार्ड जो है स्टेट हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव के अंदर में ये जो है गोल्ड कार्ड योजना लागू की है। तो आंसर इज डी। पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्ड कार्ड योजना है, ये आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड भी हो सकती है, इसमें कंफ्यूजन है गोल्ड कार्ड स्कीम या इस वाले में, डी वाले में दोस्तों। चलिए 41 पाएंगे, विच इज 41, क्या है और कैसा है। लखपत दीदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखपत दीदी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। देखिए सरकार ने 3 करोड़ लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, लखपत दीदी 1 लाख रुपए और उससे अधिक की वार्षिक आय वाली महिला है। कौन सा कथन सही है, बोथ आर राइट, 1 and 2 इज बोथ राइट दोस्तों रिगार्डिंग दिस।
बोथ आर राइट रिगार्डिंग दिस। समझ रहे हैं मेरी बात? आंसर है आपका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का पार्ट है जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की बात करते हैं। तो लखपत दीदी में दोनों आंसर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। 42 आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ये पंचायत है, इज द राइट आंसर, पंचायत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पल्लव शासकों के बारे में पूछा है, उनके शासन के कालक्रम में उसकी क्रोनोलॉजी में लगाना है। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, कौन सा आंसर है इसमें। समझो यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझिए आप। पहला है इसमें आंसर ये महेंद्र वर्मन दोस्तों। सबसे पहले कौन थे? ये थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन थे दोस्तों। महेंद्र वर्मन का काल था 600 से लेकर 630 एडी तक। ठीक है। उसके बाद आए नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन का काल था 630 एडी से लेकर 663 एडी तक। उसके बाद आए दोस्तों परमेश्वर वर्मन जो फर्स्ट थे। परमेश्वर वर्मन आए 670 से लेकर कितना 695 एडी तक। ऑडिट। उसके बाद आए वास्तव में नंदी वर्मन सेकंड, जिसका काल था 731 से लेकर 795 एडी। समझ रहे हैं? ये आंसर था। तो आंसर इज 4 2 1 3 इज राइट आंसर दोस्तों। बुटलैंड रिपोर्ट प्रतिवेदन यानी कि जो रिपोर्ट है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ये दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास से। ये रिलीज हुई थी 1987 में। ठीक है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि इसका टाइटल था कॉमन फ्यूचर दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे 45 पे आएंगे। निम्नलिखित प्रदेशों पर विचार करना है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आपको कूट 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए बताना कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है जनसंख्या के अनुसार दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जनसंख्या के प्रतिशत के क्रम में दोस्तों। प्रतिशत के क्रम में आपको क्या करना है? क्रमानुसार लगाना है दोस्तों। गॉट इट। चलिए देखते हैं क्या है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बस सिंपल है, जिसमें लास्ट में 4 है उसको देखो। तो लास्ट में 4 सिर्फ इसी में, तो आंसर इज 3 1 2 4, डी इज द राइट आंसर। किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ तथा मंदिर का निर्माण कराया था? कौन सा ऐसा राजा था जिसने, जो चोल राजा है, परांतक प्रथम को हराया था? गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय या कृष्ण तृतीय दोस्तों। चारों ही बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। बताइए कौन सा राजा है दोस्तों, और उसने विजय स्तंभ और मंदिर का निर्माण कराया कहां पर? रामेश्वरम तमिलनाडु में। देखिए ये थे कृष्ण तृतीय, बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं दोस्तों। जो कृष्ण तृतीय थे, इन्होंने क्या किया? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी उसके बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है। इन्होंने चोला किंग जो परांतक प्रथम है उसको बैटल हुआ था, कौन सा? तोकलम। आपने याद होगा तोकलम का बैटल हुआ, कब हुआ था? तोकलम का 949 एडी में। याद रखना ये चारों, अगर नेक्स्ट एग्जाम में आप देने जा रहे हैं तो चारों राजा आपको पढ़ के जाइएगा। ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के चारों राजा, इनको पढ़ लेना। तो 949 एडी में तोकलम का युद्ध हुआ था, जिसमें जो उन्होंने मार्च किया रामेश्वर तक और उसकी जो विक्ट्री है उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने विजय स्तंभ और मंदिर का निर्माण कराया। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित निर्माणों पर विचार करना और सही कालक्रम में व्यवस्थित करना कि सबसे पहले कौन बना और अंतिम में कौन बना? अलाई दरवाजा, अलाई दिन का झोपड़ा, अटाला मस्जिद, काली मस्जिद। थोड़ा लॉजिक लगेंगे तो आप कर सकते हैं। देखिए बात करेंगे अलाई दरवाजे की। अलाई दरवाजा दोस्तों पहली बात तो दिल्ली में है, और दिल्ली में होने के साथ साथ इसको बिल्ड किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया दोस्तों। कब? 1311 एडी में। 1311 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया दोस्तों। ठीक है। अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करेंगे। ये कहां पर है आपको पता है? अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था उसने बनवाया था करीब 1192 एडी के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अटाला मस्जिद, यू नो वेरी वेल, ये कहां पर है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहां पर है? जौनपुर में दोस्तों। और इसको 1408 ईस्वी में, 1408 एडी में किसने? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कंप्लीट किया गया था। काली मस्जिद की बात करेंगे। काली मस्जिद की बात करेंगे दोस्तों, कहां है काली मस्जिद? ये दिल्ली में है। काली मस्जिद दिल्ली में है, और इसको फिरोज शाह तुगलक, जो FST फिरोज शाह तुगलक के समय बनवाया गया था, उनके वजीर खान ए जहां जुना सनम कुछ करके था। इसको 1370 और 75 के आसपास बनाया गया था दोस्तों। समझ गया? सबसे पहले क्या बना? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो ये हो गया 2। उसके बाद क्या बना? अलाई दरवाजा 1, जहां पर 2 1 है सब निकाल दो, ये आ गया आंसर 2 1 4 3। फिर काली मस्जिद, फिर उसके बाद
अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ। तो 2-1-4-3 इज योर आंसर दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट करेंगे 48 पे बात करेंगे, क्या है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, उसकी बात हो रही है दोस्तों। क्या आना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल है, 7 और 16 को जोड़ा तो 23, 10 और 14 को जोड़ा तो 14 है, 18 यहाँ लिख देंगे तो 18 और 8 26 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज ए, आपका 18 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। एक 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से दूरी यानी कि ए डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज, इसकी बात हो रही है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर मैं बता दूं 3 सेंटीमीटर, आप कैसे है उस पर चर्चा कर लेंगे। देखो सिंपल समझो कहानी, देखिए आप सबको जानते हैं, ट्रायंगल समझिए पहले। ट्रायंगल की कहानी है, एक डिस्टेंस पूछना है कि डिस्टेंस कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की बात हो रही है। आपने एक ड्रॉ लाइन की है दोस्तों, जो हाइपोटेनस है वो है कितना 5, जो आपको दे रखा है ये है 5 सेंटीमीटर। बेस जो है इसका कॉर्ड का वो है 8/2, ये 8 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर जी जो बेस है, ऐसे करके इस तरीके से। ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। हाइट जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये 5, और ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कितना है, यही तो पूछ रहे हैं ये कितना है, ये कितना निकल के आएगा ना, ये नहीं पूछ रहे। ये पाइथागोरस में लगने वाली है इसमें, डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये पूछ रहे हैं शायद, ये आपको पता है ये कितना है 5, ये पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, डी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू ये वाला स्क्वायर 5 स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना है ये निकालना है, ये हो गया 25 माइनस 16, ये हो गया कितना, ये हो गया 16 और ये 25, तो ये हो गया कितना, डी स्क्वायर इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू 3, यही आंसर है 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रेमी लगा दो, ट्रायंगल का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलो, भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु कहलाते हैं। भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले जो तत्व है उनके परमाणु क्या कहलाएंगे, उन्हें कहेंगे दोस्तों, देखो जो भिन्न द्रव्यमान संख्या इनका डिफरेंट एलिमेंट है और उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंस है, ये क्या है, सेम एलिमेंट बट हैविंग अ डिफरेंट मास नंबर, उन्हें कहेंगे आइसोटोप्स, ठीक है, क्या कहेंगे आइसोटोप्स, समझ रहे। और डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम मास नंबर, जिनके मास नंबर सेम होंगे उन्हें क्या कहेंगे, आइसोबार्स, उन्हें कहेंगे आइसोबार्स। और एटॉमिक जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें कहेंगे आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें कहेंगे आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। चलो 51, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने 3 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये अमरावती, आंसर इज सी दोस्तों। निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंध प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल स्थापित किया गया दोस्तों, कौन सा पोर्टल है, यह निवेश सारथी, इंपोर्टेंट है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे लोक कार्य के लिए मरणोपरांत 2025 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है श्री सुशील कुमार मोदी दोस्तों, श्री सुशील कुमार मोदी। मरमोगा नावा सेवा मझगांव निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है, यह नेचुरल पोर्ट, प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नहीं है दोस्तों, कौन सा है, गंगा ग्राम बनाना है, वनीकरण करना है और नदी तट का विकास करना है। तो नगरों में डीजल चालित वाहन पर प्रतिबंध करना, इसका कोई काम नहीं है, तो आंसर इज सी दोस्तों। 56 पाएंगे, क्या है, मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ, ये करें कि रिस्पेक्ट टू द लाइट पासिंग थ्रू द ह्यूमन आई, प्रकाश पथ का सही क्रम क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं, 56 का क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले कॉर्निया होता है, फिर उसके बाद पीपल होता है, उसके बाद लेंस, लेंस के बाद फिर रेटिना लास्ट में से, ये आंसर इज डी। अब डी आंसर है तो कैसे दोस्तों समझो, जो सबसे पहले जो कॉर्निया होती है, हमारी जो लाइट है दोस्तों कॉर्निया पे पड़ती है। लाइट फर्स्ट इज द क्लियर आउटर लेयर होती है, जो सबसे बड़ी आउटर लेयर है, याद रखना आउटर लेयर है कॉर्निया, कॉर्निया पे जाएगी। उसके बाद जो हमारी पीपल है जो सिकुड़ जाती है, लाइट पास होती है थ्रू द ओपनिंग इन दिस आइरिस, ओपनिंग इन दिस आइरिस, तो ये हो गया पीपल हो गया कॉर्निया के बाद। उसके बाद लेंस पे पड़ती है, लेंस क्या है, दिस साइट बिहाइंड द पीपल एंड द, ये होता है फाइन ट्यून्स एंड फोकस। उसके बाद रेटिना पे पड़ती है, रेटिना क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पर लाइट पहुंचती है, तो आंसर इज कॉर्निया, पीपल, लेंस एंड रेटिना। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, याद रखना। 57 आ जाओ, लाइफ के संदर्भ में बताना है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन की घोषणा 2021 में की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, 2021 में। दूसरा क्या है, यह पर्यावरण रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई करने के लिए भारत का नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, बहुत सही है, बहुत सही, आंसर इज डी दोस्तों, आंसर इज डी, क्योंकि इसको ग्लासगो समिट हुई थी COP 26 में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहां पर इसको 2021 में अनाउंस किया गया था दोस्तों, तो दोनों सही है, आंसर इज डी। 58 पे आएंगे दोस्तों, क्या 58, 2025 में पेरिस बैठक में घोषित, जो पेरिस में बैठक हुई उसमें घोषित अगले वैश्विक AI प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा, कौन सा देश करेगा दोस्तों,
जो ग्लोबल एआई इंपैक्ट है उसकी बात हो रही है। कौन सा देश करने वाला है? ये है आपका इंडिया दोस्तों। भारत इज राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे। क्या है? शब्द लखनऊ के अक्षरों को आपस में व्यवस्थित किया गया। शब्द में नाव के हमेशा होने की प्राथमिकता है, एनओडब्ल्यू की, नाव के हमेशा होने की प्राथमिकता कितनी है? कितनी है दोस्तों? देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं एक बार। लखनऊ में कह रहे हैं, ये हो गया LUCK और उसके बाद नाव। ये कह रहे हैं नाव की प्रोबेबिलिटी होने की कितनी क्षमता होनी चाहिए। ये कह रहे हैं नाव की बात कर रहे हैं दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं? 4 और 3 7, ये है 7 दोस्तों। 7 का अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 5040। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में वही 7 का हो गया। उसके बाद आ गया लख, लख हो गए 4 और ये हो गया 5। कितना बचा? 5 हो गए। अब टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 5। अब 5 ब्लॉक्स को लेंगे तो ये आ गया 5 4 ऐसे करके करते हैं, 3 2 1 ऐसे करके ना, तो ये आ गया 5 4 20 30 60 दूनी 120, ये आ गया 120। ठीक है, ये आ गया 120। अब इसके प्रोबेबिलिटी होने की कितनी चांस है? तो प्रोबेबिलिटी में होता है 120 यानी कि जो 5 लेटर है डिवाइड बाई 5040 यानी कि 5040, इसको डिवाइड कर दो 1/42 आंसर आ गया। आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कुछ घिचपिच कर दी मैंने, थोड़ा प्रोबेबिलिटी मैंने समझाया था, ज्यादा नहीं। आंसर इज अब बी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 पे चर्चा करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 60? क्या है आपका? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। यदि पुत्र 3 वर्ष पश्चात 15 वर्ष का हो जाएगा तो माँ की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, माँ की जो प्रेजेंट आयु पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलो हम करते हैं इसको। कह रहे हैं कि सन की जो एज है, यानी कि जो पुत्र की एज है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात वो 15 वर्ष का, क्योंकि 3 साल बाद अगर हम बात करें तो 15 साल का हो जाएगा 3 साल बाद। ठीक है, तो करंट एज अगर हम देखेंगे तो उसकी 15 में से 3 घटाएंगे तो कितनी आएगी? 12। ठीक है, और आदमी जो है वो आदमी क्या है? आदमी जो है उससे 4 गुना, अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, यानी कि ओल्ड जो प्रेजेंट एज है, तो क्या हो गया? आयु का 4 गुना, 4 × 12, तो आदमी कितना हो गया? 48 साल का। अब आदमी इतना हो गया 48 साल का। वो कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष 48 से 3 घटा दिए तो बचा 45। तो आंसर इज बी, 45 वर्ष की उसकी बीवी है, उसकी माँ। ठीक है, चलो। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की बात हो रही है, कहां पर ये सिचुएटेड है दोस्तों? ठीक है, लोकेटेड है। गॉट इट? देखिए नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स दोस्तों उत्तर प्रदेश में आगरा में सिचुएटेड है, और ये 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में, 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे 62 पे। क्या है 62? क्या कहता है? चलो, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था? ठीक है, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था, इसका नाम था कैडोगन दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, कैडोगन, यानी कि सर एडवर्ड कैडोगन थे, जो साइमन कमीशन आया था 1928 में आया ये। ठीक है, उसमें ये क्या थे? 7 जो ब्रिटिश मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, उनमें से ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, 2 पार्टियां, लिबरल और कंजर्वेटिव। 63 की बात करेंगे। ठीक है ना, ठहरा पानी, जो ठहरा हुआ पानी होता है जैसे कि झील, दलदल, उनको निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैंटिंग। ठहरा पानी को कहते हैं लैंटिंग, और जो बहता हुआ पानी उसे कहते हैं लोटिंग। तो ये आंसर इज बी। इकोलॉजी में जो लैंटिंग है उसे कहते हैं स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, तो इसी को कहते हैं, जैसे पॉन्ड है, स्वैम्प, लेक वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 64 पे। यूरोप में राइन नदी जो जलमार्ग है कहां से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इटली से नहीं गुजरती है। राइन जो है फ्लो होती है स्विस आल्प से होती हुई, आपने देखा होगा, थ्रू स्विट्जरलैंड हो गया, लिंचेस्टाइन हो गया, समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी हो गया, उसके बाद फ्रांस में, और नीदरलैंड, ये नीदरलैंड का एम्स्टर्डम वगैरह, और उसके बाद राइन कहां पर? नॉर्थ सी में ड्रेन हो जाती है, नॉर्थ सी में जाके इम्पटी हो जाती है दोस्तों, खाली हो जाती है। तो आंसर इज बी। आर्टिकल 75 की बात करेंगे, इसके संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, पीएम साहब करते हैं, उनकी सलाह पर की जाती है, ठीक है। और मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा के बाद, इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के पद, सही है। तो आंसर इज 1 2 3 4, चारों सही है दोस्तों। 75 में, सॉरी कौन सा, 65 में चारों सही है। 66 पे आएंगे। 66 क्या कह रहा है? नन्या चालुक्य राजा के दरबार में थे जिन्हें तेलुगु में रामायण की रचना की, जो नन्यन की बात हो रही है, ठीक है। कम्मन चोल राजा के दरबार में थे जिन्होंने तमिल में महाभारत की रचना की। कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसके बारे में बात हो रही है, इनमें से कौन सा कथन सही है? 66 की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइंस से यानी कि आर्ट एंड कल्चर से भी कई क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से भी पूछे गए दोस्तों। कौन सा है? 66 की बात करेंगे। क्या है इनमें से? समझो दोनों ही गलत है दोस्तों, 1 और 2 दोनों। तो आंसर इज नीदर 1 नॉर 2। कैसे? कि जो नन्यन है, नन्यन भट्टारक बोलते हैं, नन्यन भट्टारक दोस्तों, ये क्या थे? एक पोइट थे और ईस्टर्न चालुक्य राजा के
कोर्ट में थे, ठीक है, जिनका नाम था राज नरेंद्र। बट उन्होंने क्या किया, ही सेलिब्रेटेड फॉर स्टार्टिंग द ट्रांजिशन ऑफ द महाभारत इनटू तेलुगु। महाभारत का उन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था तेलुगु में, ना कि रामायण का। तो पहला गलत हो गया। दूसरी बात करेंगे कम्मन। कम्मन वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ तमिला, ठीक है, और किसमें, चोला की कोर्ट में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों कंबाइन किया रामायण, ठीक है, बाकी का सब सही है, इन्होंने कंबाइन किया रामायण, महाभारत नहीं रामायण। तो आंसर इज डी दोस्तों, आंसर इज डी। 67 की बात करेंगे, व्हाट इज 67, क्या है। औद्योगिक कचरा उसके सोर्स हैं, जैसे बात करेंगे फ्लाई एश राख जो है वो कोयला आधारित जितने भी थर्मल प्लांट है वहां से निकलती है। कीचड़ चूना, जिससे लाइम स्लज, इंग्लिश में देखो लाइम स्लज जो होता है वो किससे निकलता है, लाइम स्लज दोस्तों शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री से, यानी कि चीनी एवं कागज उद्योग, यानी कि 4 आ गया, 1 हो गया और 4 हो गया। नमकीन मिट्टी की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं ब्राइन मड। ब्राइन मड निकलता है कास्टिक सोडा, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये उससे निकलता है। तो यहाँ आ गया 2, 1 जो 4 2 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। भट्टी की धूल की बात करेंगे, सीमेंट प्लांट से निकलती है, यानी कि जो क्लीन डस्ट है वो सीमेंट प्लांट से निकलती है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है जो दर्शाता है कि इसका स्वरूप संघीय है, यानी कि जो फेडरल इन नेचर है। मौलिक अधिकार की बात है नहीं, न्यायपाल का यस। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेफगार्ड इज द पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर। तो बी इज द राइट आंसर। ये सिंगल यूनिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये यूनिटरी फीचर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 69, श्वेता किस फसल की प्रजाति है। 69 की बात हो रही है कि भाई श्वेता किस फसल की प्रजाति है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप आते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए अगर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको पता है तुक्का नहीं मानना चाहिए दोस्तों, तुक्का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो श्वेता किस फसल की प्रजाति है, तो श्वेता दोस्तों मक्का की है, बाजरा की है, ज्वार की है, मूंग की है, किसकी प्रजाति है देखते हैं। श्वेता दोस्तों मक्का की एक प्रजाति है, आंसर इज ए। श्वेता इज इन पॉपुलर कंपोजिट है मेज मक्का का, जो डेवलप हुआ इंडिया में दोस्तों, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे रॉयल जैसी, जो रॉयल जेली है दूधिया या हल्के पीले रंग की होती है। रॉयल जेली दूधिया या हल्के पीले रंग की होती है, इनमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 12%। डी इज द राइट आंसर, 10 से 12% इसमें मात्रा होती है दोस्तों इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सोलर पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश का, लार्जेस्ट इन द स्टेट है दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा इनमें से, ये है दोस्तों, कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है दोस्तों जालौन सौर संयंत्र है दोस्तों, जालौन। ये कितना, जालौन सोलर पार्क करीब 600 मेगावाट का है। आंसर इज ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 पे, क्या है, दो संख्याओं का योगफल है 15 तथा उनका गुणोत्तर माध्य, यानी कि ज्योमेट्री मीन है, पूरा पढ़ो, गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य से 20% कम है, तो संख्या होगी 12 3 होंगी दोस्तों, याद रखना। ये मैंने बता दिया, आप कर लेंगे, मुझे लगता है कर लेंगे, नॉट टफ, ठीक है। तो ये सारी कहानी पूछ रहे हैं गुणोत्तर माध्य वगैरह की, जीएम वगैरह की। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे। व्हाट इज 73, क्या है, ये है चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था। चौथा कौटिल्य की बात करें, फोर्थ कौटिल्य इकोनॉमिक कंक्लेव इज द कंक्लूड इन द दिल्ली, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस कॉन्क्लेव दोस्तों, कौन सी थी, 73 की बात हो रही है, समझे। इसकी थीम थी अशांत समय में समृद्धि की तलाश, यानी कि सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम्स, बी इज द राइट आंसर। 74 आएंगे, बैरोमीट्रिक दाब का भाग जो जल वाष्प के कारण होता है दोस्तों, जो बैरोमीट्रिक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर इन द वाटर वेपर की बात करेंगे, तो इसमें क्या है आपका है वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर होता है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी इज द राइट आंसर 75 पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लाहौर में अंजुमने मोहब्बाने वतन की स्थापना की थी। अंजुमने मोहब्बाने वतन की स्थापना किसने की थी, और वो भी कहां पर, लाहौर में दोस्तों, किसने की थी। इनका आंसर है अजीत सिंह, लाला हरकिशन लाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह की बात हो रही है। इन चारों में से कौन था दोस्तों, चारों ही बहुत ही बेहतरीन क्रांतिकारी रहे हमारे देश के लिए दोस्तों, बताइए कौन सा था, इनमें से कौन सा था दोस्तों। ये थे अजीत सिंह, कौन, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने दोस्तों 1907 में इसकी स्थापना की थी, और ये भगत सिंह के चाचा थे, याद रखना, भगत सिंह जी के चाचा थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 पे, 4 बौद्ध संगतियां RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबंध, लगा लो आंसर, लगा लो भाई कौन सा। राजगृह मतलब 2 हो गया, वैशाली 1 और 4 3, 2 1 4 3 आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूँ, 2 1 4 3 कहाँ है, 2 1 4 3, 2 1 3 4 जो भी है, कुंडलबंध पाटलिपुत्र नहीं, लास्ट में जो 4 आएगा यहाँ पर क्या है, 2 1 4 3 ही है ना, लास्ट में 3 आएगा, ये वाला नहीं है। सी इज द राइट आंसर, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है, सी है, ये वाला नहीं है, ये नहीं, सी वाला आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्मिक, कार्मिक क्या है, कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली नेटवर्क जिसे बोलते हैं परमिशनेट, विकसित हुआ है दोस्तों। ये परमिशनेट
विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, किसने इसको डेवलप किया दोस्तों, इसकी बात हो रही है। 77 क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसको बनाया IASRI ने, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। गॉट इट, आंसर इज ए। आंसर क्या है, ए। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम की बात करें, डॉरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1961 में। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 जनवरी 1992 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कह रहे हैं 1 जनवरी 1992 को क्या था, ट्यूसडे था, कल ट्यूसडे दोस्तों, मंगलवार था। 1 जनवरी 1993 को, देखिए चेक करिए, 1992 क्या है, एक लीप ईयर होगा दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर ऑड डेज देखेंगे तो 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, वहां पर एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर हो गया। बट एक लीप ईयर में क्या है, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 366 हो गया। ट्यूसडे प्लस 1 यानी वेडनेसडे हो गया, और वेडनेसडे प्लस 1 यानी कि थर्सडे आंसर होगा। आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। 80 की बात करेंगे, औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था दोस्तों, कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा था, ये था आपका कौन सा था, बॉम्बे कोरियर, बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे हेराल्ड और मुंबई मिरर दोस्तों। कौन सा था, बॉम्बे, कौन सा था, सबसे पहले पूछ रहे हैं, तो ये है दोस्तों बॉम्बे हेराल्ड। कौन सा है, बॉम्बे हेराल्ड था दोस्तों, जो 1789 में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ था। चलो 81 पे आओ, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज जो लेबर है, उनको राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। सेवाओं की निर्बाध सुविधा के लिए ई श्रम पोर्टल को NCS, जिसे बोलते हैं NCS पोर्टल और असीम पोर्टल से जोड़ा गया। कौन सा कथन सही है, बोथ 1 and 2 इज राइट रिगार्डिंग दिस दोस्तों। निम्नलिखित में से किन योजनाओं को नमामि गंगे कार्यक्रम में, ये योजनाएं दोस्तों, इनको नमामि गंगे कार्यक्रम में जोड़ा गया, इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जिन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम में जोड़ा गया, जैसे गंगा ग्राम योजना हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी कार्यक्रम हो गया, मल जल उपचार अवसंरचना कार्यक्रम हो गया, नदी तल का सफाई कार्यक्रम हो गया। बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो कौन सी योजना है जिन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम में जोड़ा गया दोस्तों, कौन सी है जिन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम में जोड़ा गया है, तो ये मुझे लगता है चारों ही है। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, नमामि गंगे की बात हो रही है, तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर, चारों हैं। जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोविंटी, आपने सबने पढ़ा होगा, क्रिस्टी कोविंटी है दोस्तों। ये सिल्वी एग्री, जो सिल्वी एग्री है दोस्तों, ठीक है, सिल्वी एग्री लाइव स्टॉक जो फिशरीज प्रोडक्शन है, जाबो उत्पादन प्रणाली स्वदेशी कृषि प्रणाली संबंधित है, ये नागालैंड से, किससे है, जाबो जो प्रणाली है वो नागालैंड से है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट बात करेंगे 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, ऋग्वेद अथवा अथर्ववेद में, ऋग्वेद अथवा अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है दोस्तों, सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, यस। समिति जो है, समिति वयोवृद्धों की सभा थी, जबकि क्षुद्रक मल संघ जो है उस नामक गणतंत्र प्रसंगी है, उसमें 4वीं शताब्दी ईस्वी में सिकंदर से मुकाबला किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कह रहे हैं कौन सा कथन सही है दोस्तों, कौन सा कथन सही है, पहला स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि जो ऋग्वेद में है दोनों का नाम है, तो पहला सही है, एक्चुअली बात हुई है पहले की, तो ये सही है। ऑप्शन हो गया कि क्या है इसमें, सारे ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों, ये 4वीं सेंचुरी में हुआ है, तो तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि करप्ट ऑप्शन देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, क्या है, सारे ही ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं, ठीक है, सारे ही ऑप्शन इसमें ठीक है। तो आंसर दोस्तों तीसरा गलत हो सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो, ये आयु के ऊपर डिपेंड करेगा। 85 वाला क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है बी। प्रत्यार शासक भोज के संदर्भ में, जो भोज है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरो का जो प्री हुआ था वहां पर भी ये भोज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसने आदिवारा की उपाधि ली, उसने आदिवारा की उपाधि ली थी, और महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर जो है, याद रखना, महान जो संस्कृत कवि हैं और नाटककार हैं, इनका नाम है राजशेखर, उसके दरबारी कवि थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, 86 की बता रहा हूं, कौन सा इनमें से सही है। देखिए पहला सही है, क्योंकि उन्होंने आदिवारा का टाइटल जरूर लिया था, बट ग्रेट संस्कृत पोएट जो थे राजशेखर दोस्तों, वो उसके कोर्ट में नहीं थे, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि राजशेखर दोस्तों किसके कोर्ट में थे, ये मीर भोज के सन, तो मीर भोज का सन था, इसका नाम था महेंद्र पाल, तो ये महेंद्र पाल के और जो महिपाल था उनके कोर्ट में थे, तो ये गलत हो गया, आंसर इज सी, आंसर इज सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान शामिल है, यह है पंचायत में, क्या है, पंचायत में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। 2025 में दोस्तों AIBD
साधारण सभा जो जनरल असेंबली के 23वें महाधिवेशन के दौरान किस देश को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? कौन सा देश है जिसको कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? थाईलैंड है, मलेशिया है, भारत है, चीन है दोस्तों। बताइए जल्दी कौन सा है इसमें से, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी कौन सा है दोस्तों। यहाँ आंसर है भारत। भारत को चुना गया 23वें जो AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी थाईलैंड में, थाईलैंड फुकेत में हुई थी, वहां पर इंडिया को चुना गया। 89 पे आएंगे। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? यह जल प्रदूषण सेस अधिनियम 1977, दूसरा है जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1973 की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप। तीसरा है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, कह रहा है इनमें से कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है ये 1971 का है, तो ये जो है मैच नहीं है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में SIR यानी कि सैंपल जो SR है सॉरी नमूना पंजीकरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया जनसंख्या की वृद्धि एवं स्वास्थ्य संकेत की निगरानी करना। सी इज द राइट आंसर। ज्वारी नदी यानी कि एस्ट्री संबंधित है दोस्तों किससे? एस्ट्री नदी किससे संबंधित है? एस्ट्री नदी है दोस्तों किससे संबंधित है? मरमा गो बंदरगाह। कहां पर है ये? मरमागांव पोर्ट कहां पर है? मरमागांव पोर्ट दोस्तों जो ज्वारी नदी है, ज्वारी रिवर सॉरी ज्वारी नदमुख, ये गोवा में। कहां पर है? गोवा में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड आपसी अभिक्रिया से बनाते हैं। क्या? फिनॉल और जो फॉर्मल्डिहाइड है ये आपसी अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन से क्या बनाएंगे? रिएक्ट करके फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों ये बनाते हैं बेकेलाइट। क्या बनाते हैं? फिनॉल एंड जो फिनॉल है सॉरी फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड मिलकर बनाते हैं बेकेलाइट। सी इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या है? जैव रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, 94 पे आएंगे। 94 समझो। लाहौर, एक मिनट, लाहौर षड्यंत्र केस के विषय में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। जो लाहौर षड्यंत्र केस था कि इनमें से विचार करना कि जिन्हें परिणाम स्वरूप फांसी पर लटकाया गया आफ्टर लाहौर षड्यंत्र कांड के बाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रोशन सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नीचे दिए गए कूट में आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। इनमें से किसको लाहौर षड्यंत्र कांड के बाद फांसी पर लटका दिया गया था? एक एक चीज अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। देखो ये लटकाया गया था भगत सिंह को दोस्तों, उसके बाद सुखदेव और राजगुरु। 2 4 5 हो गए, यानी कि ये आंसर हो गया आपका 2 4 5। हुआ कब था लाहौर षड्यंत्र केस की बात कर लेते हैं। 1928 से 1931 तक 1928 से 31 में ये एक लैंडमार्क ट्रायल हुआ दोस्तों, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 में। ठीक है, चलिए 95 पे आएंगे। 95 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्या है 95 आपका? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डायनेमो के बाद सेलेनोमीटर, मैनोमीटर और फोटोमीटर की बात हो रही है। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों? डायनेमो का काम है कि भाई जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि डायनेमो का काम देखेंगे तो ये कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि 2, जहां पर 2 है वही आंसर है। आंसर इज 2 1 4 3, यानी कि 2 1 4 3। सेलेनोमीटर का काम है पानी की क्षारीयता मापना, मैनोमीटर का काम है द्रव्य या गैस के दाब को मापना, और फोटोमीटर का काम है प्रकाश की तीव्रता मापना। आंसर इज डी दोस्तों, आंसर इज डी। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया था? 1 अप्रैल 1974 को दोस्तों, 1 अप्रैल 1974। आंसर इज ए। मानव के पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित भागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको डाइजेशन सिस्टम की बात हो रही है, डाइजेशन सिस्टम की बात में दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? ये होता है ओसोफेगस, यानी कि ओसोफेगस आपकी ग्रास नली होती है। उसके बाद पेट यानी कि स्टमक में जाता है, यानी कि स्टमक में खाना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? स्टमक में दोस्तों। तो 3 के बाद 2 आ गया, यानी कि आपका स्टमक में जाएगा 3 और 2, जहां पर है 3 और 2, वेयर इज 3 और 2? आंसर इज ए। 3 2 1 4। उसके बाद एक छोटी आंत में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। 3 2 1 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जैविक सुपरमार्केट के रूप में जाना जाता है? जैविक सुपरमार्केट यानी बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहते हैं इनमें से दोस्तों? दोस्तों यहाँ है आर्द्रभूमि, वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। आंसर इज ए। 99 पे आएंगे, 99 पे आ जाओ भाई। क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। नूरुद्दीन दोस्तों इन्हें कहते हैं लुबाब उल अलबाब, यानी कि ए पर जहां 2 है यही आंसर है। 2 4 4 हो गया। मिनहाज उस सिराज की बात करेंगे तो ये हो गए तबकाते नासरी। भानुदत्त की बात करेंगे तो ये हो गए रसमद्री, और वामन भट्ट बाण की बात करेंगे तो ये है पार्वती प्रणय। 3, तो आंसर है 2 4 1 3 इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या की कितनी है, 2 गुनी है। समझ रहे हैं आप? देखो ये कह रहे हैं कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल कितने, 36। समझो यहाँ पे ये कह रहे हैं बॉयज जो है, गर्ल्स क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुनी है, यानी कि जो बॉयज हैं वो क्या है, ट्वाइस है, मतलब ये गर्ल्स के ट्वाइस, यानी कि अगर बात करें गर्ल्स अगर 12 हैं तो लड़के कितने, 24। ठीक है, यही कहानी है। और ये कह रहे हैं सरिता की रैंक जो है, सरिता जिसकी कक्षा में 19वां स्थान है, सरिता की रैंक है कितनी, 19वीं, ये लड़की है 19वीं रैंक है। उसके आगे अगर देखेंगे तो 18 स्टूडेंट्स हैं, जो उससे आगे कितने, 13 लड़के आगे हैं दोस्तों। सरिता से पीछे कितनी लड़कियां हैं इसकी बात हो रही है। सरिता से आगे कितने, 13 बॉयज हैं, ये बात है यहाँ पर। तो सरिता से आगे 19वीं रैंक है तो 13 बॉयज हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके आगे कितने हो गए, 13 बॉयज हो गए, तो 18 में से 13 घटाओ तो कितना हो गया, 5 गर्ल्स। ठीक है, और सरिता के जो बिहाइंड में पीछे कितनी हो गई, 5। सरिता खुद जो है अगर देखा जाए टोटल गर्ल्स में 12 पीछे है, तो ये हो गया 12 माइनस 5 प्लस 1 जो करते हैं हम, तो ये हो गया 6। 6 आंसर है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात हो रही है उद्योग मंडल। उद्योग मंडल नहर संबंधित है दोस्तों। जो उद्योग मंडल कैनाल है किससे संबंधित, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। ये उद्योग मंडल नहर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहां पर है, केरला में। याद रखना भैया, केरला में है ये केरल में सिचुएटेड है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट कैनाल सिस्टम का पार्ट है ये एक तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वर्ग और योजना 102 की बात करेंगे। किस वर्ग और योजना की बात हो रही है, स्वास्थ्य पर बात करेंगे। स्वास्थ्य में क्या है, स्वास्थ्य की बात हो रही है दोस्तों, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो ये आंसर स्वास्थ्य पे है, ई संजीवनी सी 4, जहां पर 4 है उसको निकालो, हटा दो इनको सबको, तो ये और ये बचे। उसके बाद साक्षरता की बात करेंगे, जो है निपुण भारत मिशन, तो ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया ए। कौशल विकास की बात करेंगे, जिस पर क्या है, पीएम विश्वकर्मा उद्यमता हो गई मुद्रा योजना से, तो आंसर इज सी। जनवरी 2025 में भारत के किन भारतीय शहरों को दुनिया के 31 आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया, तो यह इंदौर और उदयपुर, आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश ने 2025 में किस वैश्विक तकनीक कंपनी के साथ एआई सामर्थ्य कृषि नेटवर्क की शुरुआत की है दोस्तों, यह गूगल क्लाउड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, को यहां समझो, 1 सूची को सूची से मिलाना है। एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन, यानी इस पर आ गया 2, जहां पर 2 है उसको रख लो, एक को सब हट गए, 2 1 4 3। एलिमिनेशन बहुत इजी है। पेडोलॉजी कहेंगे मिट्टी का अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी कैंसर जो ट्यूमर वगैरह होते हैं, और पेलिनोलॉजी होती है परागकण पॉलिनेशन का अध्ययन। ठीक है, 106 पे आ जाओ, क्या 106, थाईलैंड के किस शहर में 19 से 20 अगस्त 21 अगस्त तक 23वां एआईबीडी, जो 2 क्वेश्चन है इसी से, 23वां एआईबीडी महाधिवेशन आयोजित किया गया दोस्तों। किससे किया गया, कौन सा है, 19 से 21 अगस्त में, कहां पर, ये हुआ था फुकेट में, बैंकॉक नहीं हुआ, ये हुआ है फुकेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हुआ है फुकेट में दोस्तों, याद रखना फुकेट में ये हुआ है। गॉट इट। देखो भाई सही बताऊं तो फुकेट नहीं आंसर कर दो क्या, बैंकॉक, मुझे लगा फुकेट में, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखेंगे, योजना के लिए बात करेंगे। देखो पीएम किसान योजना की बात करेंगे तो ये है क्या, पैसा, वित्तीय सहायता दोस्तों, फाइनेंशियल असिस्टेंस। पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे, जो किससे है, फसल बीमा से। इनाम की बात करेंगे, देखो इनाम से क्वेश्चन है, ऑनलाइन बोली ऑनलाइन मंडी, 3 1 4 2। और MIDH की बात करेंगे, ये है बागवानी, 3 1 4 2 दोस्तों। एक वर्थ कमेटी की बात करेंगे, निम्नलिखित में से इन कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति भारतीय रेलवे से संबंधित है, एक वर्थ कमेटी, और इस समिति ने रेलवे के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की थी दोस्तों। कह रहे हैं कौन सा सही है, दोनों बहुत सही है, 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। कब प्रकाशित हुआ था, दिसंबर 2013 में दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसकी बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो पहला, मोनोसाइट्स एक प्रकार का इम्यून कोशिकाएं, सही है। प्लेटलेट्स मांसपेशियों में बनने वाली छोटी रक्त कोशिकाएं, यही गलत है, बी इज रॉन्ग, आंसर इज, ये समझो प्लेटलेट्स में कोशिका नाभिक नहीं होता, ये भी सही है। लिक्यूमिया एक रक्त कैंसर, ये भी सही है, ये सही है, बी इज रॉन्ग, बी इज द राइट आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों, मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्म महामात्र, धर्म स्तरीय, रज्जुक, और ये था कंटक शोधन दोस्तों। तो ये था आपका कंटक शोधन, यानी कि 2 और 4 की बात करेंगे, ये कंटक शोधन था, और धर्म स्तरीय दोस्तों। ठीक है, आंसर इज ए, ये हो गया ए। नेक्स्ट बात करेंगे, बिंदी यानी कि टिकुली के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को चुना गया। बिंदी टिकुली की बात हो रही है, उसके अंतर्गत किस जिले को चुना गया दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 112 कौन सा है जिसमें एक 1 डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन देखो 2 बार आया हुआ है, ये भी आया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2018 में, ऊपर क्वेश्चन है उसका आंसर 2018 हो गया। अब कह रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत दोनों में से किसको चुना गया है, ये है आपका कौन सा है दोस्तों, बलरामपुर। बलरामपुर इज राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करेंगे, बलरामपुर हो गया, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा भेजी गई सूची में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं था दोस्तों? तो जो किसका नाम नहीं था, इसमें से सैयद अली जहीरी थे, लियाकत अली खान थे, गजनफर अली खान थे, जोगेर नाथ मंडल भी थी दोस्तों, लेकिन सैयद अली जहीर नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, दो भाइयों की औसत आयु, एवरेज आयु 9 वर्ष है, जिसमें से उनकी माताजी की आयु जुड़ जाती है तो औसत आयु 9 वर्ष बढ़ जाती है। तब माताजी की आयु कितनी थी दोस्तों? तब माताजी की आयु कितनी थी ये बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन को समझो। दो भाइयों की औसत, जो दो ब्रदर्स हैं उनकी एवरेज आयु है 9 वर्ष, कितना एवरेज है 9 वर्ष दोस्तों। अब टोटल एज कितनी होगी इनकी? 18 होगी, क्योंकि दो हैं सेम है तो 18 होगी। अब कह रहे हैं उनकी नई एवरेज, नया एवरेज हो गया, उनकी माँ की आयु जुड़ने के बाद उनका जो नया एवरेज है 9 साल बाद वो 9 बढ़ गया, यानी कि 9 + 9 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया? 18। अब एवरेज हो गया 18। अब पीपल्स कितने हैं? 3, क्योंकि दो ब्रदर हैं उनकी माँ, तो 3 हो गया, 3 × 18 यानी ये हो गया कितना? 54, 54 हो गया एवरेज। अब ये कह रहे हैं कि भाई कितना हो गया? 54। मदर की आयु पूछना है तो 54 में से 18 घटा दो तो कितना आ गया? 36 दोस्तों। आंसर इज बी। ठीक है, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, समृद्धि की सीमाएं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, इसके द्वारा लिखी गई है। ये डोनेला एच मेडोज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इनके जो राइटर्स हैं उनकी बात पूछना है, किसने लिखी है? डोनेला एच मेडोज ने दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करेंगे, ये कब शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2019 को दोस्तों। ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 की बात हो रही है, लोकसभा में सीटों की संख्या से रिलेटेड मामला है। चलो बात करेंगे क्या है। देखो आंध्र प्रदेश में कितनी है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 सीटें, मैंने बताया था उस दिन भी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, सिंपल क्वेश्चन, जहां पर 2 1 हो गया, 4 3। आंसर इज असम में 14 है, यानी कि 13 14, और बिहार में 40 है। आंसर इज सी दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित योजना या कार्यक्रम पर विचार करना है और इन्हें शुरू से अंत तक सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है, व्यवस्थित करना, पीएम श्री से लेकर आपकी आत्मनिर्भर, पीएम श्री होगी पहली, दूसरी होगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना होगी, तीसरी है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोस्तों, चौथी है संकल्प। इनको आपको सही कालक्रम में लगाना है दोस्तों। कौन सा कब आया समझो भैया। पीएम श्री को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, पीएम श्री सितंबर 2022 में सॉरी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 1 अक्टूबर 2010, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को किया गया था 2015 में, और संकल्प योजना को 19 जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। आंसर आ गया आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी इज द राइट आंसर। गॉट इट, 3 4 2 1 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा देश इजराइल से उभयनिष्ठ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा देश है जो इजराइल के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कॉमन सीमा नहीं है? ये है सऊदी अरब दोस्तों। सऊदी अरब है क्योंकि वहां पर लेबनान, जॉर्डन और सीरिया ये क्या करते हैं? उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं दोस्तों। ये हो गया सऊदी अरब। उत्तर प्रदेश में टांडा ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन सा संगठन करता है? इसमें यह है एनटीपीसी दोस्तों। एनटीपीसी है जो उत्तर प्रदेश में टांडा ताप विद्युत केंद्र का संचालन करता है दोस्तों। ये थे आपके 120 क्वेश्चंस। आप प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। आपको सेशन अच्छा और प्यारा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। तो होता नहीं है इसमें, नेक्स्ट